Hi, good morning students of BA, BSc एंड BCom सेकेंड सेमेस्टर के BA, BSc और BCom के जो स्टूडेंट्स हैं उनका हम आज लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर्स का पेपर जिसका नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। जैसा कि हमने कई लेक्चर आपको बताया भी होगा, लेकिन फिर भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ, फर्स्ट एड एंड हेल्थ को क्यूरिकुलम का है। ध्यान रहे ये भी सब्जेक्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। पिछली बार आप वीडियो देकर गए थे तो काफ़ी आपको हेल्प मिली थी, उसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी हेल्प मिलेगी, इसलिए बिना स्किप किए पूरे वीडियो देखेंगे और जो आपके दोस्त हैं उन तक भी इसको पहुंचाएंगे, ठीक है। और इसमें ये देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आता है। ध्यान दीजिएगा कि जो पिछली बार का हमने वीडियोस दिया था, पिछली बार का जो पेपर था उससे ये पेपर टफ है क्योंकि इसमें मेडिकल टर्म्स आ जाते हैं। तो जो बच्चे क्या ज़्यादातर लोग मेडिकल टर्म से अवेयर नहीं होते हैं, तो इसलिए ये पेपर थोड़ा आपके लिए टफ हो सकता है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, हम एक्सप्लेन भी करेंगे और इस साथ साथ में डिस्कस भी करेंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे, हो सके आपके पेपर में 100 क्वेश्चन हो सकते हैं या हो सके 75 हों। अगर 75 हैं तब तो सब करना है, अगर आपके पेपर में 100 क्वेश्चन है तो कोई भी 75 करना है। आप कहेंगे सर कैसे? सपोज करो कोई बच्चा 1 से लेकर 75 कर देता है तो उसका क्या किया जाएगा, 1 से लेकर 75 तक चेक किया जाएगा। कोई बच्चा 1 से 100 तक कर देता है तो भी उसका 1 से लेकर 75 तक चेक किया जाएगा, लास्ट के 25 नहीं। कोई बच्चा पहला करता है, दूसरा नहीं आ रहा, छोड़ दे रहा, चौथा पचवा ऐसे करके 75 क्वेश्चन करता है 100 में, तो उसके 75 क्वेश्चन चेक हो जाएंगे, जो छोड़ा हुआ उसका नहीं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। पिछली बार आपने दिया था सेम उसी पैटर्न पर है। बस ये है कि अगर 100 क्वेश्चन उस पर एक बार पढ़ लेंगे, 100 क्वेश्चन दिया है तो 75 करने होंगे, अगर 75 क्वेश्चन है तो टोटल 75 करने होंगे। आइए एक एक करके देखते हैं कि पिछली बार कैसा पेपर आया हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चोट को ढकने से पूर्व हमें जाँच करनी चाहिए। बिफोर कवरिंग द वुंड्स वी शुड एग्जामिन। तो हमको क्या करना चाहिए भाई? देखिए, चोट में कोई चोट का कारण का इसका ये ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या कर रहा है, घटना के क्षेत्र का, ये भी उतना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, चोट में कोई बाहरी पदार्थ ना हो, ठीक है। चोट में कोई बाहरी पदार्थ कि एनी फॉरेन मटेरियल्स इन द वुंड्स। आप ये देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब चोट लग जा रही है उसको ढक रहे हैं तो ये देख लें कि उसमें कोई चीज़ चुभी ना हो। अगर चुभी हुई है, जैसे कांटा चुभा, निकाल दीजिए। कोई इन्फेक्शन वाली चीज़ें हैं उसको निकाल दीजिए। कोई कील है उसको निकाल करके तब उसको ढकिए, धो साफ़ करके। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि ढकने से पहले, और जिस बैंडेज से ढक रहे हैं वो बैंडेज भी कैसा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अब ये नहीं करना है कि चोट लगी है उसमें कोई भी चीज़ है उसको ढक दी, अब उसमें सड़न होने लगेगी ऐसा आप करेंगे तो ये हमें भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि हमारा दायित्व तो है कि ढकने से पहले हम उसको साफ़ सफाई करके तब ढकें। तो क्या लिखा हुआ, ढकने से पूर्व हमें जाँच करना है कि चोट में कोई बाहरी पदार्थ तो नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट का सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक उत्तम पट्टी होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और बताना था बच्चों की, ये ज़रूरी नहीं कि कोई बच्चा इंग्लिश है तो इंग्लिश ही देखे, उसको अगर दिक्कत हो तो थोड़ा हिंदी भी देख ले। हिंदी वाला बच्चा तो इंग्लिश में, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हिंदी में ही ईजी पढ़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में। तो जब दोनों लैंग्वेज में पेपर हो तो ये आपका जिम्मेदारी है कि आप दोनों लैंग्वेज के पेपर को एक बार देख लें। अगर आप इंग्लिश से ठीक है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड्स है जिसका मतलब आपको नहीं समझ में आता तो एक बार हिंदी की तरफ देख लीजिए। हिंदी वाला बच्चा है उसको नहीं समझ में आता तो इंग्लिश की तरफ तो देख ले। तो इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स थोड़ा, वो कभी कभी क्वेश्चन आता हुआ भी इंग्लिश देखने पर समझ में आ जाता है या हिंदी वाला देखने से समझ में आ जाता है, ठीक है। रिजिड नहीं रहना है। कुछ बच्चे रिजिड रहते हैं कि मैं इंग्लिश हूँ तो हिंदी क्यों देखूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक उत्तम पट्टी होनी चाहिए। एक उत्तम पट्टी कैसी होनी चाहिए? परफेक्ट बैंडेज, जर्म फ्री। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए हो जाएगा कि रोगाणु मुक्त, मतलब कि ऐसा नहीं करना है कि कोई भी ख़राब हो कपड़ा, अच्छा कपड़ा उसको तोड़ें और बांध लिए, ऐसा नहीं करना है। कैसा कपड़ा लेना है? ऐसा कपड़ा लेना है जो कपड़ा का मतलब बैंडेज हो, साफ़ कॉटन का बैंडेज हो, फेंका हुआ नहीं या कोई भी कपड़ा फाड़ करके नहीं। अगर बैंडेज नहीं घर में है तो कॉटन का क्लोथ लेंगे, साफ़ कपड़ा लेकर के बांधेंगे, ठीक है। जर्म फ्री हो, है ना, कचड़े या ख़राब या कोई भी कपड़ा लेकर के नहीं बांधना, नहीं तो सड़न होने लगेगी। जितना चोट नहीं लगी उससे ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान रखना चाहिए। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। आंतरिक रक्तस्राव के क्या कारण है? आंतरिक मतलब इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह हो सकती है, सदमे की वजह से भी हो सकती है भैया, कोई दवा ववा खा लिया उसकी वजह से भी हो सकती है, हड्डी टूटी तो भी हो सकती है, उपर्युक्त सभी। तो हम क्या कह सकते हैं? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा? डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ साबुन के पानी से हाथ धोने की अवधि होनी चाहिए। बेहतरीन क्वेश्चन है। साबुन से जब आप हाथ धोते हैं तो कभी कभी दिमाग में कितना देर तक धोएं भैया, कम से कम 10 से 20 सेकंड, 20 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, साबुन से हाथ धोने का जो टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का डी, इट इज़ द बेस्ट क्वेश्चन। साबुन से हाथ धोने की अवधि होनी चाहिए, टाइम ड्यूरेशन ऑफ सॉप वाटरिंग हैंड वॉशिंग शुड बी 10 to 20 सेकेंड्स, डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5th है, ज्वर किस यंत्र से मापा जाता है? ज्वर मतलब फीवर मेजर किया जाता है। आप देखो यहाँ पर हिंदी टर्म देखो टफ लगता है, लेकिन थर्मामीटर से सब लोग अवेयर हैं, तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का क्या हो जाएगा, बी, थर्मामीटर से हम बुखार को नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? समय नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबुन है। तो 6 का क्या हो जाएगा, बी, मतलब हाथ धोने का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, साबुन है। पानी घर्षण मतलब रगड़ेंगे ये नहीं, हालांकि पानी भी ज़रूरी, लेकिन बिना पानी का, लेकिन साबुन अच्छा होना चाहिए हाथ धोने के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इन चारों में सबसे बेहतरीन बात क्या है, सॉप जो है वो सही क्वालिटी का और अच्छा होना चाहिए साबुन जिससे हम हाथ धो रहे हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। आप देखो, निर्जलीकरण को रोकने के लिए सर्वोत्तम द्रव है, इंग्लिश देखेंगे, द बेस्ट फ्लूइड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेहतरीन क्या होता है, पानी, वाटर। अब जैसे कोई क्वेश्चन करेगा, अरे सर डिहाइड्रेशन का मतलब पानी जैसे ज़्यादा शरीर से निकल जा रहा है तो उसको हम कैसे पूर्ति करें? तो सबसे बेहतरीन है पानी पीना। लेकिन अब ये नहीं है कि ABCD सब गलत है ना, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे सर्वोत्तम लिखा हुआ है, ये बात ध्यान रहे। कुछ बच्चे कहते हैं करे सर ये क्यों नहीं है, तो ये बात देखो, यहाँ सर्वोत्तम द्रव लिखा है तो पानी। हालांकि जब अगर पानी नहीं अवेलेबल है तो आप फल का रस ही पीते हैं, जैसे जूस पीते हैं, सूप भी पी सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं, ये सब भी ठीक है, लेकिन सर्वोत्तम पूछा है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंस, तो हम 7 का बी होगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए सर्वोत्तम पानी ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे और एक निगाह देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चा, हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस फॉर हैंड वॉशिंग इज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पूछा है। देखिए, तो अब इसमें सबसे ज़्यादा, बाकी सब भी सही, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, संक्रमण के चक्र को तोड़ना। कोरोना में हम लोग सब लोग बार बार हाथ धोते थे, क्यों? क्योंकि इसी चक्र को तोड़ना था, ताकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुँचे ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ना पहुँचे। इसी लिंक को तोड़ने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, बार बार हाथ धोने की सलाह दी जाती थी। तो ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कोई इन्फेक्शन है तो वो धोते टाइम क्या हो, संक्रमण का चक्र तोड़, इसलिए हम लोग हाथ बार बार धोते थे कोरोना के टाइम। और किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज से बचना है तो वही एक सोल्यूशन है कि हम हाथ धोएं। तो संक्रमण के चक्र को तोड़ना, ये बात सही। हाथों की सफाई, ये भी बात सही है। घाव की सफाई, ये भी, त्वचा की सफाई, ये सब भी सही हैं। लेकिन सर्वोत्तम या महत्वपूर्ण क्या था, ये बच्चा 8वें का ए हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं, 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा फल अतिसार के लिए सर्वोत्तम? अब देखो, यहाँ पे अतिसार बहुत से बच्चे को नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर कोई बच्चा ये डायरिया पढ़ लेता है तो उसको ये आसान पड़ जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि दोनों तरफ देखना जरूरी होता है। तो बच्चा, डायरिया के केस में आपको पता है कि बार बार हमको जाना कहाँ पड़ता है, बार बार हमें जाना पड़ता है, मतलब ये कह सकते हैं कि बार बार लैट्रिन के फॉर्म में, या हम कह सकते हैं कि वेस्टेज के फॉर्म में हमारे बॉडी से फ्लूइड निकलता रहता है, ठीक है, डायरिया के केस में। तो सबसे बेहतरीन होता है, अगर किसी को डायरिया तो वो क्या खाए, बनाना खाए, केला खाए। तो 9 का सी हो जाएगा, 9th का क्या हो जाएगा, सी। तो विच फ्रूट इज बेस्ट फॉर डायरिया, बनाना, ठीक है। वैसे भी हम लोगों को सबको पता होगा कि डाइजेशन के लिए केला जो होता है वो बेस्ट पड़ता है, ठीक है, केला डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो डायरिया के केस में हमको क्या लेना चाहिए, केला लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, 10वां क्वेश्चन नंबर 10th देखेंगे। बिजली से जलने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द फर्स्ट थिंग्स टू डू इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक बर्न?
जलने पर क्या करना चाहिए, झटके की जांच करना चाहिए, श्वसन की जांच करना चाहिए, जांच करें कि बिजली बंद हो गई है, रक्तस्राव की जांच करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चा की जांच करें कि बिजली बंद हो गई, क्योंकि जब तक बिजली नहीं कट करेंगे तब तक हम व्यक्ति को बचा नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है, ये देख लेना कि बिजली का कनेक्शन काट दिया जाए। ऐसा आपको बचपन से भी बताया जाता है कि सबसे पहले अगर किसी को करंट पकड़ा है तो हम क्या करें, स्विच को ऑफ़ करें, किसी भी लकड़ी उकड़ी लेकर के स्विच को ऑफ़ कर दें, तभी जाके कंट्रोल किया जा सकता है, अन्यथा आप किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। तो बिजली के जलने की स्थिति में क्या करें, जांच करें कि बिजली बंद हो गई है, ठीक है। तो इससे करना चाहिए कि बिजली बंद हो, इसके बाद व्यक्ति का इलाज करें, ठीक है, क्योंकि रक्त अन्यथा के कारण में आप भी चपेट में आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो 10th का सी हो जाएगा, 10th का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 11th देखते हैं, दौड़ते समय गिरने से लगने वाली बाहरी चोट को कहते हैं। अब दौड़ रहे हैं, गिर गए, तो उस बाहरी चोट को हम क्या बोलेंगे, खरोच या खरोच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 11th का हो जाएगा 11th का क्या हो जाएगा, बी, 11th का बी, जिसको हम बोलेंगे खरोच, ठीक है, खरोच या इसको स्क्रैच बोलेंगे, ठीक है। तो बाहरी, देखो यहाँ पे एक बात है, बाहरी चोट जिसको बोलते हैं खरोच लग गया है, नॉर्मल भाषा में भी हम लोग यही बोलते हैं। मूंछ जो है ना बच्चा, ये इंटरनल है, अंदर खिंचा हो जाए तब मूंछ बोलते हैं, ये बात ध्यान रहे। तो अगर ये देखें तो बोल रहा है बाहरी चोट लग जाए तो उसको हम खरोंच बोलते हैं, ठीक है, स्क्रैच। बाकी ये और ये और ये सब अंदर मोच वोच आ जाने की वजह से होता है, अंदर लगती है तब। आइए अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, किस अंग को सुई चुभोने पर कोई दर्द महसूस नहीं होता। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा अंग, विच ऑर्गन डज नॉट फील एनी पेन ऑन बीइंग प्रिकल्ड बाई नीडल। कौन सा अंग है जिसमें सुई भी चुभाएं तो हमको तकलीफ नहीं होगी, दिक्कत, दर्द नहीं महसूस होता, वो है बच्चा ब्रेन, मस्तिष्क, ठीक है। ये मस्तिष्क में अगर हम क्या करें कि किस अंग को सुई चुभाने पर कोई दर्द महसूस नहीं होता, अगर मस्तिष्क में हम चुभाएं तो हमको दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सारा हमारा ब्रेन से ही होके आता है। और जब ब्रेन ही को कोचेंगे तो दूसरा कौन रिस्पॉन्स देगा, अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि जब शरीर में कहीं भी चुभेगा तो रिस्पॉन्स ब्रेन करता, अगर ब्रेन ही को चुभाया जाए तो ब्रेन रिस्पॉन्स कैसे, कहाँ से करेगा, कोई दूसरा पार्ट्स बचता नहीं जो रिस्पॉन्स करे। तो किस अंग को सुई चुभाने पर कोई दर्द महसूस नहीं होता, वो है मस्तिष्क या ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 12 का ए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 13, वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। इट्स ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा में ABC का मतलब क्या होता है, ABC। तो प्राथमिक चिकित्सा में ABC का मतलब हो जाएगा बच्चा एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, ऑप्शन सी। अब देखिए, कोई बच्चा हिंदी में अब क्वेश्चन नंबर 13 को टैकल करना चाहेगा तो मुश्किल होगा, कोई बच्चा इंग्लिश में करना चाहेगा तो इट्स इजी, क्योंकि A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग, C फॉर सर्कुलेशन। तो प्राथमिक चिकित्सा में ये देखा जाता है कि एयर, हवा चल रही, सांसें चल रही हैं कि नहीं, आ जा रही कि नहीं, ब्रीथिंग हो रहा है कि नहीं, और ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का सी। तो ABC मीन्स एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। अरे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम देखें तो मनुष्य में यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर ऑफ ब्लड ग्रुप ओ होता है बच्चा। यूनिवर्सल डोनर किसको कहेंगे, 14 का डी। यूनिवर्सल डोनर उसको कहेंगे जो किसी को भी खून दे सकता है, और यूनिवर्सल रिसीवर किसको कहते हैं, अगर रिसीवर रहता तो AB हो जाता, क्योंकि रिसीवर का मतलब ले सकता है, AB ले सकता है, और O जो है वो किसी को भी ब्लड ग्रुप जिसका O रहेगा वो किसी को भी दे सकता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर उसको बोलेंगे। और यूनिवर्सल रिसीवर किसको बोलते हैं, ब्लड ग्रुप AB को। तो 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा आंसर, डी का मतलब ये वाला। चलिए अच्छा, आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चा, रक्त समूह महत्वपूर्ण है, ब्लड ग्रुप्स आर इम्पोर्टेंट फॉर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 का सी हो जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। वैसे तो अगर देखा जाए ना क्वेश्चन नंबर 15 को, तो अगर सही बात देखा जाए तो ये बातें समझो कि ऑप्शन जो ए है ये भी सही है। रोग का पता लगाने के लिए भी हम ब्लड का जांच करते हैं, एड्स का पता लगाने के लिए भी ब्लड का जांच होता है, DNA का। रक्त चढ़ाने से पहले तो ये तो है ही है आंसर, और रक्तदान करना, किसी को खून दे रहे हैं तब भी तो हमको चेक करना पड़ता है ब्लड को।
तो अगर देखा जाए तो चारों को चारों सही है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जब भी ब्लड चढ़ाया जाता है तो उसको चेक किया जाता है, नहीं चेक करोगे। अब कोई बच्चा ये सोचे जिसको जो साइंस करनी होगा कि सर ए वाले को बी चढ़ा देंगे तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा, जम जाएगा दही की तरह से। तो जिसका जो ब्लड ग्रुप होता है वही चढ़ाया जाता है ताकि जमे ना। जम क्यों जाता है भाई, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है, उसको बी चढ़ाओगे तो ए वाला कहेगा हम नहीं पहचानते हैं, तो अपने को बचाने के लिए क्या करेगा, क्लॉटिंग कर लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो मोस्ट सही महत्वपूर्ण है वो सी है, जबकि अगर ऐसे नॉर्मल देखो तो चारों के चारों सही हैं, लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से ऑप्शन सी, 15 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे स्क्रीन पर। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, सिम्टम्स का मतलब लक्षण। तेज बुखार का लक्षण है भूख बढ़ना, मूत्र उत्पादन बढ़ना, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, या ऑप्शन सी कह रहा है डिक्रीज स्वीटिंग, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, इंक्रीज पल्स रेट। ठीक है, तो अगर हम 16 की बात करें तो 16 का डी हो जाएगा। अगर तेज़ बुखार होता है तो धड़कनें थोड़ा तेज़ चलने लगती है। ठीक है, तो अगर ये बातें समझ पा रहे हैं तो ये समझ पा रहे होंगे कि तेज़ बुखार के जो लक्षण होगा, कभी कभी बच्चों को देखो अगर बुखार रहता है तो उनकी लगता है धक 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 पूरा शरीर कर रही है। ठीक है, हम लोगों को भी बुखार चढ़ जाता तो हार्ट बीट जैसे लगता है, पल्स रेट और सब बढ़ा हुआ लगता है। ठीक है, तो पल्स रेट का हो जाएगा बढ़ना। तो तेज़ बुखार का एक ये भी लक्षण है। सबसे ज़्यादा अगर ये बातें देखना तो छोटे बच्चों में, जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, उनमें ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि उनको फीवर होने पर ऐसा ज़्यादा अच्छे से दिख जाता है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ये भी इसको भी मेमोराइज नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज कार्डियक साइकिल टेक्स हाउ मेनी सेकेंड्स टू कंप्लीट, तो ये हो जाएगा 0.8। अब इसका देखो कार्डियक का, इसके बाद फिर कार्डियक में सिस्टोलिक डायस्टोलिक इन सब का निकाला जाता है, फिर जाके सबका निकालने के बाद ना 0.8 आता, मतलब एक बार धड़कने का, हार्ट को पंप करने में 0.8 सेकेंड लगता है, जिसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं। धक धक बोलता है ना, तो एक बार धक दे करने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है, जिसको कार्डियक साइकिल बोलेंगे। ठीक है, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको मेमोराइज करना पड़ता है, चाहे साइंस का बच्चा हो चाहे आर्ट का बच्चा हो। हाँ, ये अलग बात है कि साइंस वाला बच्चा अगर ताज़ा पढ़ा रहे तो उसे याद रह सकता है, ये साइंस का, तो ये 17 का डी हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इतना इजी सेमेस्टर नहीं है, क्योंकि ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, ये देख रहे हो इतना टाइट क्वेश्चन है साइंस का, तो इस बात को समझिए, इसलिए ध्यान से करिए, हल्के में मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लीडिंग कैन बी ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एक्सेप्ट। रक्तस्राव इसके अतिरिक्त निम्न में से सभी कारणों से हो सकता है। किसकी वजह से हो सकता है, WBC की कमी की वजह से हो सकता है, कोएगुलेशन ऑफ फैक्टर डिफिशियंसी, अगर ये जो जमने वाला फैक्टर है उसकी कमी हो जाए तो हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, अगर ये बीमारी है ये भी हो जाए तो भी ब्लड क्या हो सकता है, वो रिलीज हो सकता है। लेकिन कैल्शियम की कमी की वजह से ब्लड नहीं रिलीज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, 18 का जो है वो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एक्सेप्ट पूछा है, रक्तस्राव इसके अतिरिक्त निम्न में से सभी कारणों से हो सकते हैं। ठीक है, तो एक इन तीनों से हो सकते हैं, एक कारण नहीं हो सकता, क्योंकि कैल्शियम जो है ना वो बोन, हड्डी के लिए होता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी से हड्डी उड्डी की दिक्कतें होती है। ठीक है, नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर फ्रॉस्ट बाइट्स आर, नाउ अब ये फ्रॉस्ट बाइट्स किसी बच्चों को जल्दी समझ में ही नहीं आएगा। शीत दंश इसके प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, तो अगर 19 का हम देखें तो क्वेश्चन 19, तो शीत दंश या फ्रॉस्ट बाइट्स आर कॉज्ड बाय इफेक्ट ऑफ, किसके इफेक्ट से होता है, तो ये होता है बर्फीला तापमान। शीत दंश, शीत का मतलब ठंडा होता है, दंश मतलब ठंडी जगहों पर अगर चले जाएं तो फ्रीजिंग टेम्परेचर जिसको बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉस्ट बाइट्स बोलेंगे। तो लगातार अगर कोई ठंडे पर हो तो उसको फ्रॉस्ट बाइटिंग की दिक्कत हो सकती है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर मतलब एक्सट्रीम कोल्ड। अगर ज़्यादा ठंडा इलाका है, ज़्यादा ठंडे जगहों पर रहें हम, तो ये दिक्कत हो सकती है बर्फीली तापमान की वजह से। ठीक है, जिसको शीत दंश। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एज ऑफ ग्रोथ स्प्रट इन गर्ल्स, स्प्रट का मतलब बहुत तेज़ी से, लड़कियां जल्दी बड़ी होती हैं, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, इन कंपैरिजन टू द बॉयज़, लड़कों की तुलना में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, लड़कियों में विकास उछाल की आयु होती है, लड़कों से पहले, लड़कों के उपरांत, एक ही आयु उम्र में कोई भी, तो ये हो जाएगा
सूनर दैन बॉयज़, लड़कियां जो हैं वो जल्दी बड़ी हो जाती हैं किनके तुलना में, लड़कों के तुलना में। और इसके साथ साथ में सेकेंडरी कैरेक्टर जैसे आपको पता है ये भी है कि लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो वो 11 साल में स्टार्ट हो जाती है, जबकि लड़कों में, जिसको प्यूबर्टी एज कहते हैं, जबकि लड़कों की प्यूबर्टी एज आने में 13 ईयर्स लगता है, 13 साल। तो ये भी वजह होती है, और लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं इन कंपेरिजन टू द बॉयज़, तो सूनर दैन बॉयज़, ठीक है। तो उसका हो जाएगा 20 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाई, किसी भी बेबी का सेक्स को हम डिटरमाइन करें, शिशु का लिंग निर्धारण कैसे करेंगे, तो थायरॉक्सिन ना, प्रोटोप्लाज्म ना, बैलेंस्ड फूड ना, क्रोमोजोम। तो सेक्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जो 21 है उसका हो जाएगा डी, क्रोमोजोम एक्स वाई से, किसी बॉयज़ है या गर्ल्स है ये किससे पता चलता है, एक्स एक्स है तो फीमेल और एक्स वाई है तो मेल। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्रोमोजोम द्वारा, लड़का है कि लड़की इसका पता लगाएंगे हम कैसे, क्रोमोजोम से। तो क्वेश्चन नंबर 21 का डी हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक्स है क्रोमोजोम तो फीमेल होगी, एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे। किशोरावस्था में पहचान संकट और कम आत्मसम्मान का कारण है, एडोलसेंस एज जिसको बोलते हैं, जिसमें लो सेल्फ स्टीम, अजीब अजीब तरीके के लोगों का उतार चढ़ाव चलता रहता है। कभी कोई सोचेगा कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, बार बार इमोशनली प्रॉब्लम्स होती रहती है, कभी डिप्रेस, कभी खुशी, कभी उलझन, ये सब चीज़ें चलती रहती है किशोरावस्था में। कुछ ना कुछ इसका वजह है कि हार्मोन जो है वो भी चेंज होता रहता है। तो इसका वजह क्या है, किशोरावस्था में पहचान संकट और कम आत्मसम्मान का कारण है उलझन। उलझन ने बहुत सारी इसलिए रहती हैं, देखो टीन एजर्स या जिसको एडोलसेंस बोलते हैं, जैसे अभी आप लोग भी थोड़ा सा उसके आसपास ही होंगे, जिसका टीन एजर मतलब 19, अंडर 19। तो इसमें क्या रहता है कि इमोशंस कभी बड़ा अच्छा लगेगा, कभी बड़ा लगेगा दुनिया उजड़ गई है, तो कभी गम कभी खुशी, इस तरह से चलता रहता है। लेकिन जब ये एज ख़त्म होती है, आप पहुँचते हैं 25 साल के आसपास, तब चीज़ें धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। तब ऐसा नहीं रहता है, तब खुशी और गम दोनों बराबर रहता है, ठीक है। तो अभी कभी किसी दिन लगता होगा बहुत ज़्यादा अच्छा, किसी दिन लगता होगा बहुत ज़्यादा गम है, पंखे से लटक जाएं, ये कर लें, वो ऐसे वैसे, ये सब उलझने हैं, एज का इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो हार्मोनल चेंजेज होता रहता है बहुत तेज़ी से, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें चलती रहती। कभी लगेगा आसमान तोड़ देंगे, कभी लगेगा कुछ होगा ही नहीं अब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलेंगी 2-4 साल, इसके बाद धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह क्या है, ये वजह है हार्मोनल का इनका इफेक्ट होता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न वगैरह उलझने तरह तरह की रहती है, तो ये 22 का डी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ भागेंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CPR का फुल फॉर्म, ठीक है। CPR 23 क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा कार्डियो, क्या हो जाएगा, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, रिससिटेशन। तो रिससिटेशन, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फुल फॉर्म पूछा सी से, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, तो 23 का ए हो जाएगा। कार्डियो जो वर्ड है वो हार्ट से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, कार्डियो पल्मोनरी, ठीक है। 24 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और ज़रा देखेंगे एक परिवर्तन जो यौवन आने पर लड़कों और लड़कियों दोनों में होता है। अ चेंज दैट अकर्स बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज, वो एज होती है जब हम क्या करते हैं, मतलब हम कह सकते हैं बचपना से जवानी की तरफ मूव करते हैं, या फिर एडोलसेंस की तरफ मूव करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी एज, ठीक है। हमने अभी ऊपर अगले क्वेश्चन में बताया था कि 11 साल होते होते गर्ल्स में स्टार्ट हो जाती है और बॉयज़ में 13 ईयर्स होते होते, ठीक है। अब ज़रा देखोगे क्या कर रहा है कि क्वेश्चन सेइंग दैट अ चेंज दैट अकर्स इन बोथ एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, लो कैल्शियम ग्रोथ स्पर्ट, मेंस्ट्रुएशन और एब्डोमिनल पेन। तो 24 का जो क्वेश्चन दैट अकर इन बोथ गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। 24 का हो जाएगा ग्रोथ स्पर्ट। देखो बच्चा पहले छोटा रहता है, कुछ दिन तक रहता है, 9th क्लास 8th क्लास तक, 8th क्लास के बाद अचानक से बढ़ना तेज़ी से शुरू करता है, 9, 10th, 11, 12th तक जाते जाते बड़ा हो जाता है। तो 8th क्लास 9th क्लास तक रुके। तो वो कह रहा है कि लड़के और लड़कियों में दोनों में
यौवन आने पर लड़कों लड़कों में दोनों में क्या परिवर्तन होता है? देखो बच्चा, क्या परिवर्तन होगा? वो विकास उछाल मतलब तेज़ी से बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? जो लड़का होगा वो लड़के की तरफ बने जाएगा, जो लड़की होगी वो लड़की की तरफ। और बाकी देखो क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है तो ये फीमेल में होगी, ठीक है, तो लो कैल्शियम लेवल की बात है नहीं। तो अगर सिर्फ गर्ल्स लिखता ना तब हम लोग सी ऑप्शन पर जाते, लेकिन क्या लिखा है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों, तो ग्रोथ स्प्रेड मतलब विकास, तो 24 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 24 का बी। 25 की तरफ जाएंगे, देखेंगे हाउ विल यू डील विद अ मेंटली वीक चाइल्ड। एक बच्चा है जो मानसिक रूप से कमज़ोर बालक है, उसके साथ हम कैसे करेंगे? आर्थिक सहायता देंगे, ये भी ज़रूरी है। विशेष विद्यालय में भेजेंगे, ये भी ज़रूरी है। आत्मनिर्भर बनने में सहाय करेंगे, ये भी सही है। उसके लिए अफसोस महसूस करेंगे, ये तो एकदम गलत है। अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सी बात है। तो 25 की तरफ अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि उसको विशेष विद्यालय में भेजेंगे ताकि वो टीचर जो हो उसको अच्छे से समझा सके, क्योंकि उसको थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। तो मेंटली जो वीक चाइल्ड है उसको एक विशेष विद्यालय में, ऐसे विद्यालय में जहाँ पर कमज़ोर बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाता हो। हालांकि ये भी बातें गलत नहीं है, आर्थिक सहायता देना ही चाहे कमज़ोर है तो उसको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सूटेबल है वो 25 का बी है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। व्यक्तिगत संपर्क से होने वाले रोग को कहते हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो रोग हो, जो बीमारी हो, उसको हम क्या कहेंगे? इन्फेक्शियस डिजीज। इजी क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इन्फेक्शन। तो लिखा नहीं, इसको कैटेजियस भी बोलते हैं, कैटेजियस भी बोलते हैं, इन्फेक्शियस भी बोलते हैं, जिसको संक्रामक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होने वाला ये जो डिजीज़ है उसको हम बोलेंगे कैटेजियस या फिर संक्रामक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 का बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। त्वचा की कौन सी परत में बड़ी रक्त वाहिकाएँ होती है जो त्वचा एवं तंत्रिकाओं को पोषण पहुंचाती है? विच लेयर ऑफ स्किन कॉन्टेन लार्ज ब्लड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट नरिशमेंट टू द स्किन। तो ये ईपीडर्मिस लेयर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ईपीडर्मिस लेयर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी हो जाएगा, ठीक है। ईपीडर्मिस ऊपरी वाली जो परत होती है वो लेकर के चाहती है नरिशमेंट देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। कौन सा कारक संवेदी तंत्रिका तंतुओं पर प्रतिक्रिया का कारण है? विच फैक्टर वुड कॉजेज रिएक्शन इन द सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व को रिएक्शन करने का कौन वजह है? वो हो जाएगा ठंड, मतलब कोल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होगा वो सेंसेशन करता है, मतलब ठंडा है गर्म आप छू करके पता चलता है कि कैसा है। तो टेम्परेचर जो है वो सेंसरी, सेंसेशन का मतलब महसूस। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सेंसरी ऑर्गन में, त्वचा को पढ़ा रहा होगा, टंग को, स्किन को, वही त्वचा का मतलब स्किन को, आई को, नोज को, इन सब को 5 सेंसरी ऑर्गन्स पढ़े थे जो। तो उन्हीं में हम कह रहा है कि कौन सेंसर, तो वो ठंडा तापमान, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 28 का बी। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करते हैं। सिम्टम्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का लक्षण है फिर से अनुभव, भावनाओं की उत्तेजना बढ़ना, टाल मटोल, भावनाओं का सुन्न होना, ठीक है। तो 29 को ज़रा देखेंगे। 29 का क्या हो जाएगा? भावनाओं का सुन्न होना मतलब कि नंबिंग ऑफ इमोशंस। तो सिम्टम्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की ये है PTSD, जिसमें क्या हो जाता है? भावनाओं का सुन्न हो जाना, मतलब कि हमारे इमोशंस का, फीलिंग वूलिंग्स का, इन सब का महसूस ना होना, जिसको हम डिसऑर्डर का मतलब बीमारी है PTSD, ठीक है। तो ये वो जो डॉक्टर्स होते हैं ना साइकोलॉजी वाले, उन लोगों में ये चीज़ें रहती है, वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं ऐसे व्यक्तियों को। साइकेट्रिस्ट होते हैं जिनको साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इन पैनिक डिसऑर्डर एंजाइटी सेंसिटिविटी मीन्स। पैनिक का मतलब खतरनाक स्टेज पर हों तो उसको हम पैनिक बोलेंगे। डिसऑर्डर चिंता संवेदनशीलता का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है
वो हो जाएगा चिंता से अवसाद होता है। चिंता से क्या होगा, इसीलिए बार बार मना किया जाता है कि एक्स्ट्रा नहीं थिंकिंग करनी चाहिए और ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, अपना कर्म करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, तो ज़्यादा सोचने से सोल्यूशन नहीं मिलता है। एंजाइटी लीड्स टू डिप्रेशन। डिप्रेशन होने के बाद बार बार आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी और तरह तरह के विचार आएंगे। बहुत लोग ज़्यादा डिप्रेस होने के बाद आत्महत्या वगैरह भी कर लेते हैं। तो इसलिए इससे भी बचना चाहिए कि एक्स्ट्रा या बिना वजह की थिंकिंग नहीं करना चाहिए। काम की पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, नेगेटिविटी से बचना चाहिए, डिप्रेशन से बचना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नाउ हालांकि अगर कोई ये भी देखे तो चिंता के लक्षणों के डर से उनको ये भी कुछ मिलता है, वो भी बातें सही है। चिंता से नकारात्मक घटनाएं होती, ये भी चिंता स्वयं को हानि, ये भी बातें सही है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट देखे तो वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये सब भी चिंता करने की वजह से होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा संवेदनशीलता की वजह क्या है, चिंता से अवसाद हो जाएगा। ये सबसे दिक्कत वाली बात है। हालांकि ये सब भी दिक्कत वाली ही बातें हैं, लेकिन जो 30 का सही एग्जैक्ट है वो बी है। नाउ 31 की तरफ मूव करेंगे। और अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखोगे कि अगर 30 का क्वेश्चन नंबर 30 के लिखता है उपर्युक्त सभी, तो हम कौन सा ऑप्शन करते हैं, उपर्युक्त सभी। लेकिन जब ऐसा नहीं दिया है तो उस हिसाब से बी होगा। ठीक है, नाउ 31 की तरफ मूव करते हैं। रोगों के अध्ययन के लिए तकनीकी शब्द है। व्हाट इज़ द टेक्निकल टर्म फॉर द स्टडी ऑफ डिजीज़, तो पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, हम जाते हैं ना अपना ब्लड चेक कराने, वहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्लड चेक कराने का मतलब लोग बोलते हैं पैथोलॉजी चले जाइएगा, लैब चले जाइएगा। वहाँ पर हमारा टेस्ट होता है, डिजीज़ का टेस्ट होता है। इसलिए हम जाते हैं कहाँ पे हैं, बीमारियों को चेक कराने के लिए पैथोलॉजी जाते हैं। टाइफाइड, मलेरिया, ये सब कहाँ चेक होता है, पैथोलॉजी में चेक होता है। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ विल यू हेल्प अ स्टूडेंट्स हु वांट्स टू स्टडी साइंस बट हिज पेरेंट्स आर फोर्सिंग हिम टू अदर सब्जेक्ट। किसी बच्चे का किस प्रकार से सहायता करेंगे अगर उसका मन है साइंस पढ़ने का और उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उनके मनपसंद विषय केंद्रित ये भी नहीं, उसकी प्रतिभा के विषय में उसके अभिभावक से बताएंगे, फादर से बोलेंगे, उनके मम्मी पापा से बात करेंगे। टीचर यही कर सकता है कि आपको बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है, उसकी इच्छा, उसको पढ़ने दीजिए। तो मम्मी पापा को से अभिभावक से बात करेगा टीचर और उनको मोटिवेट करेगा। तो इसका जो हो जाएगा 32 का बी हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन है, सिम्टम्स ऑफ शॉक इज। शॉक का, आघात का लक्षण क्या होगा, सिम्टम का मतलब लक्षण। अत्यधिक पसीना आना, ये भी बात सही है। पल्स रेट बढ़ना, ये भी। बेचैनी, उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन। 33 का क्या हो जाएगा बच्चा, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। मतलब अगर किसी को आघात लगा है, चोट लगी है, पसीना भी आएगा, धगधगाएगा, रेट भी, पल्स रेट भी, रेस्टलेसनेस, बेचैनी होगी, तो ऑप्शन डी 33 ऑप्शन डी। 34 की तरफ मूव करेंगे। फिजिकल सिम्टम्स एसोसिएटेड विथ पैनिक अटैक। पैनिक अटैक से संबंधित शारीरिक लक्षण, पसीना आना, हाइपर वेंटिलेटिंग, हार्ट पल्पिलेशन, घबराहट। 34 का हो जाएगा डी। तो सबके सब चीज़ें होगी उपर्युक्त सभी। अगर अटैक आया है, पैनिक अटैक, अचानक से तगड़ा अटैक आया है, तो हमको सारी चीज़ें होगी, पसीना भी आएगा, हाइपर वेंटिलेटिंग भी होगा, घबराहट भी होगी, जैसा कि आमतौर पर दिक्कत होने पर होती है, चक्कर आने पर भी। हीमोग्लोबिन ले जाने वाले रक्त कणों का रंग होता है, जो हीमोग्लोबिन ले जाते हैं वो रेड कलर के। हीमोग्लोबिन जो होगा वो क्या होगा, रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो हीमोग्लोबिन ले जाती हैं। ठीक है, इसी हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग कैसा होता है, रेड होता है। तो ये हो जाएगा 35 का सी। 35 का सी। अगला क्वेश्चन पे बढ़ेंगे 36, बीमार व्यक्ति की देखभाल से पूर्व हाथ धोने चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति का देखभाल करें तो हमको किसी पानी और व साबुन से धोना चाहिए। ठीक है, तो 36 का बी इतना तो कॉमन सेंस है भाई, कि बीमार व्यक्ति की देखभाल से पूर्व कहीं से भी आप आ रहे हैं तो हाथों धो करके जाइए। पता चला उसको बीमार है और आपके हाथ में कुछ कचड़ा उचड़ा लगा, उसमें पानी वानी मिला के दे दिया और बीमार हो गया, एक बीमारी के साथ हो। तो हमें क्या करना चाहिए, हाथ पैर अपना हाथ साबुन वगैरह धो करके तब, और ट्रीटमेंट करने के बाद भी हाथ धोना चाहिए। हम तो कहते हैं हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल से आइए पूरा कपड़ा चेंज कर लेना चाहिए, दूसरा कपड़ा पहनिए, नहा लीजिए,
ये सब चीज़ें करना चाहिए। लेकिन आप लोग हॉस्पिटल जाएंगे तो वहीं खाने लगेंगे, कोई मेहमान पूछ दिया कि खा लीजिए, हॉस्पिटल गए जहाँ पर जिनको देखने वो पूछ दिए कि खा लीजिए, उसी हाथ से लगेंगे समोसा घाटी खाने, और हॉस्पिटल जाएंगे तो पूरी दीवार भर रगड़ते हुए जाएंगे, जितने कचड़े हैं सब अपने शरीर पे पोतते हुए जाएंगे। फिर वहाँ से आएंगे हॉस्पिटल से, कहेंगे अरे बड़ा थके हैं, पानी पी लेंगे, सब इन्फेक्शन आपको भी हो जाता है। गए थे दूसरे को देखने और बीमारी लेकर के चले आए। तो इसलिए साफ़ सफाई हमेशा रखना चाहिए। हॉस्पिटल जाइए तो बच करके जाइए, वहाँ खाने पीने से बचिए। फिर इसके बाद घर आइए तो कपड़ा चेंज करिए, नहाइए, इसके बाद फिर अपना बेसिक चीज़ें जो है वो करना चाहिए। इतना तो नियम है जो कि बहुत लोग करते हैं ऐसा, ठीक है। तो 36 का बी हो जाएगा। नाउ 37 क्वेश्चन देखेंगे। ट्राईएंगुलर बैंडेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड ट्यूबुलर बैंडेजेस। देखो क्यूनी उनी पे चोट लग जाती है ना, तो कुछ ऐसे बैंडेज होता है जो क्यूनी पर यहाँ पर लगाया जाता है ऐसे मोड़ करके हाथ टूटने पर, तो इसको हम बोलेंगे ट्राईएंगुलर बैंडेजेस या ट्यूबुलर बैंडेजेस, दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं जब चोट लग जाती है गले में, पट्टी उट्टी और कोहनी वाले जगहों पर। देखो टैंगल जैसा बन रहा है ना ऐसे, अगर देखें तो इसका हम जो है इसको हम ट्यूबुलर बैंडेजेस भी बोलते हैं। तो 37D। नाउ क्रीप बैंडेजेस आर यूज्ड इन, ठीक है। तो जो 37 क्वेश्चन नंबर है, एक मिनट, 37 क्वेश्चन नंबर का अगर एग्जैक्ट ट्यूबुलर बेसिक है, लेकिन इसका एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो क्रेवेट बैंडेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेवेट, CRAVAT, क्रेवेट। क्या बोलेंगे? ये आर है बच्चा, CRAVAT, क्रेवेट बैंडेजेस भी बोलते हैं। ट्राईएंगुलर बैंडेजेस को क्या बोलते हैं? क्रेवेट। ट्राईएंगुलर बैंडेजेस को क्या बोलेंगे? क्रेवेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्रेवेट के CRAVAT, क्रेवेट बैंडेजेस या फिर ट्यूबुलर बैंडेजेस। नाउ 38 क्वेश्चन देखेंगे। क्रीप पट्टियों का इसमें प्रयोग होता है, किस में होता है बच्चा? क्रीप बैंडेजेस का यूजेस किस में होगा? 38 का हो जाएगा सूजन व दर्द में। किस में होगा? क्रीप बैंडेजेस, जिसको एक तरह से गर्म पट्टी भी बोल सकते हो, तो इसका यूज हो जाता है स्वेलिंग और पेन में। सूजन वूजन कहीं है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी ब्लीडिंग के लिए तो कॉटन वाला बैंडेज लगाएंगे, जलने पर भी ये सब। तो अगर सूजन वूजन है, गर्म पट्टी जिसको बोलते हो, वो उसको क्रीप बैंडेजेस कहते हैं, जिसका इस्तेमाल आप लोग भी किए होंगे। नाउ 39 का हम देखेंगे। 39 का क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर होती है, 12 जोड़ी होती है क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। कितना होगा? 12 जोड़ी होगी, 12 पेयर। तो 39 का हो जाएगा ए, ठीक है। नाउ 40 क्वेश्चन। जख्म में संक्रमण का कारण है, कॉजेज ऑफ इन्फेक्शन इन डस्ट भी है, ठीक है, बैक्टीरिया भी है, फंगस भी, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? 40 का डी। इन्फेक्शन डस्ट से भी हो सकता है, इसलिए तो उसको घाव को ढक के रखा जाता है। बैक्टीरिया से भी हो सकता है, फंगस से भी हो सकता है, इसलिए ढक के रखा जाता है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। अस्थमा के बारे में जरा क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ भागेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 अगर हम देखें, अस्थमा रोग संबंधित है। अस्थमा जो होता है वो लंग्स से। अस्थमा देखो क्यों होता है भाई? अस्थमा में लंग्स की दिक्कत होती है, सांस की दिक्कत होती है, सांस लेने में वीजिंग साउंड या सीटी जैसी आवाज़ें आती हैं, सांस फूलना, खांसी आना, कफ होना। अस्थमा के 2-3 कारण है। देखो एक तो COPD भी होता है, COPD। अब जैसे जो लोग COPD के पेशेंट्स, अस्थमा का सबसे ज़्यादा जो वजह है वो है सिगरेट स्मोकिंग। लेकिन ये वजह तब थी जब पॉल्यूशन नहीं था। आजकल ऐसा नहीं है कि कोई सिगरेट नहीं भी पी रहा तो भी अस्थमा पेशेंट हो सकता है। उसका रीज़न है पॉल्यूशन, जो बाइक से हवा, धूल, बाइक से जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, डस्ट है, धूल है, फैक्ट्री है, इन सब की वजह से अस्थमा आजकल बहुत कॉमन डिजीज़ होता जा रहा है, बहुत तेज़ी से पाँव फैला रहा है। तो सबसे जो वजह है वो तो होती है स्मोकिंग। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो स्मोकिंग नहीं कर रहा उसको भी अस्थमा हो सकता है, क्योंकि वो पॉल्यूटेंट के कांटेक्ट में रह रहा है, ठीक है। बाइक का है, धुआं है, फैक्ट्रीज़ का है, तो इस वजह से सांस लेने में दिक्कत। तो ये किससे रिलेटेड है? लंग्स से, ठीक है। तो अस्थमा का सी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। कॉमन है, या आप लोग भी अवेयर होंगे। इनहेलर लेना पड़ता है, कभी कभी दिक्कत होने लगती है। तो 42 क्वेश्चंस देखेंगे। अतिसार व वोमन, व्हाट इज़ नेसेसरी इन बॉडी इन केस ऑफ डायरिया एंड वोमिटिंग। डायरिया और वोमिटिंग के केस में हमको क्या करना चाहिए बच्चा? अगर पानी ज़्यादा, तैलीय भोजन नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन, अधिक विटामिन, ये सब नहीं, अधिक जल लेना चाहिए, क्योंकि डायरिया में और वोमिटिंग में पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए हमको क्या लेना चाहिए? अधिक से अधिक
जल लेना चाहिए। ठीक है, माइक को यहाँ पर इसलिए लगाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ठीक ठाक आवाज़ सुनाई दे। कॉलर पे लगाने पर उतना क्लियर आवाज़ नहीं जा पाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 42 का डी हो जाएगा, अधिक जल लेना चाहिए डिहाइड्रेशन के केस में, पानी की कमी के केस में। CO देखिए जरा, कार्बन मोनोऑक्साइड है। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। आवश्यक गैस कुछ नहीं, जहरीली गैस है। कैसी गैस है? जहरीली। बी ऑप्शन हो जाएगा। कोई बच्चा सोचे सर कार्बन मोनोऑक्साइड कब निकलती है? बच्चा जब कोई भी चीज़ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अगर वो नहीं सही से जल पाया, जिसको सुलग गया, या जो गाड़ी का धुआं निकलता है, कभी कभी कुछ बाइकों में देखते तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। सही से फ्यूल नहीं जल रहा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा जहरीला होता है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में। तो ये सब नहीं होंगे, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है। एम ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसीलिए हमने बॉक्स बनाया था। ठीक है, बनवाया था। अब देखो, प्राथमिक का जीवन बचाना, ये भी बात सही है। आत्मविश्वासी होना नहीं, प्रशिक्षण देना नहीं, तो सेविंग लाइफ 44 का क्या हो जाएगा? 44 का ए ऑप्शन हो जाएगा कि जो फर्स्ट एड या प्राथमिक बॉक्स है उसका काम क्या है? जीवन को बचाना। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखें कि जीवन को बचाना, डॉक्टर आने में टाइम लगेगा और पेशेंट्स की डेथ हो सकती है, इसलिए फर्स्ट एड बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंस होता है। रात बिरात अगर किसी की तबीयत ख़राब हुई तब भी बहुत इंपॉर्टेंस है, और ऐसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस सिद्ध हुआ है जीवन बचाने में। ठीक है, तो इमरजेंसी में तो जीवन बचाने का उद्देश्य है। हृदय की सुरक्षा होती है, 45 की तरफ मूव करेंगे। हृदय की, हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल, पेरी वर्ड जो चारों तरफ, कार्डियल वर्ड जो है वो हार्ट के लिए होता है। तो हार्ट की जो वाल है उसके किनारे किनारे फ्लूइड भरा रहता है, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलेंगे। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट पे धक्का उक्का ना लगे, इन सब चीज़ों पर से क्या करता है? बचाता है। तो आप कह सकते हैं 45 का हार्ट इज़ प्रोटेक्टेड बाय पेरिकार्डियल फ्लूइड, पानी जैसा भरा होगा चारों तरफ से, ताकि वो फ्लूइड जो है वो बचाए। उसी तरह से जैसे बच्चा जब पेट में होता है माँ के, तो उसके चारों तरफ पानी भरा रहता है, झिल्ली में रहता है, कि ये फ्लूइड बचाता है उसको धक्का उक्का लगने से। ठीक है, उसी तरह से हार्ट के किनारे किनारे पानी जैसा भरा रहता है, जिसको बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। थोड़ा पानी रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। नाउ 46 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। पट्टी किस रेशे से निर्मित होनी चाहिए? भाई पॉलिस्टर से होनी ही नहीं चाहिए, सिंथेटिक भी नहीं, सूती होनी चाहिए, कॉटन होना चाहिए। हम लोग बार बार इसलिए बोलते हैं ना कॉटन की, कॉटन दे दीजिए, बैंडेज दे दीजिए। तो बैंडेज किसका बना होना चाहिए? कॉटन का। किसका बना होना चाहिए? कॉटन का। 46 का सी। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ 47, इन केस ऑफ हेड इंजरी, अगर सर में चोट लग जाए तो रोगी को पानी पिलाएं, रोगी के नाक साफ करने के, रोगी की नाक पर पट्टी रखें, रोगी को उचित विश्राम की स्थिति में रखें। डी ऑप्शन। सर पे चोट लग जाए या कहीं पर भी चोट लग गई तो पेशेंट को जैसा आराम, जिस तरह से सोने सो रहा उसी तरह से उसको सुलाएं, अपना मनमानी ना करें। अगर वो करवट सो रहा है, करवट उसको आराम है, सीधे सो रहा है, सीधे आराम है, उठाए हुआ है पैर तो आराम है, जैसे उसको आराम उसी पोजीशन में रहने देना चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। तो 47 का डी है कि पेशेंट जिस तरीके में आराम महसूस करे उसी तरीके में रखिए। 48, इफ़ अ पर्सन हैज़ ब्लड ग्रुप ए इट मीन्स दैट, अगर ब्लड ग्रुप ए किसी का पास है तो उसका ब्लड ग्रुप बी एंटीजन इन प्लाज्मा। ठीक है, तो 48 का अगर हम देखें तो 48 का सी हो जाएगा, बी एंटीजन इन प्लाज्मा। ठीक है, ए का एंटी बी होगा, ए का एंटी बी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, फंक्शंस ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स का क्या काम है? ब्लड प्लेटलेट्स जैसा कि आप लोग सुने भी होंगे, 3 तरह के ब्लड्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स होता है, ऑक्सीजन को कैरी आउट, ये सब काम है। और जो डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल्स को डिफेंस मैकेनिज्म बोलेंगे, और ब्लड प्लेटलेट्स जो होगी वो क्या करेगी? क्लॉटिंग में। तो इस यहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल जा रहा है ऑप्शन नंबर सी कि ब्लड प्लेटलेट्स का क्या काम है? हेल्पिंग इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त को जमाने में हेल्प कौन करता है? ब्लड प्लेटलेट्स करता है। ठीक है, तो 49 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, बाकी
ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और सी, ये तो आरबीसी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 49 का सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ मूव करेंगे। विच विटामिन्स हैज़ क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स विद ब्लड, ब्लड के साथ किस विटामिन का क्लोज रिलेशनशिप है, तो ये हो जाएगा विटामिन के का, ठीक है। विटामिन के जो है वो हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में, तो इसलिए विटामिन के हो जाएगा, डी हो जाएगा 50 का ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आज ये जो वीडियो है इसमें 50 क्वेश्चन हम कवर किए हैं। अगला 50 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है और कंटिन्यू बोलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आप 50 क्वेश्चन जो पहले हैं उनको आप देख लेंगे और 50 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे जल्दी, हो सके तो आज या कल में। तो ये क्वेश्चन से स्टूडेंट्स हमने अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश किया है कि सारे क्वेश्चन सही हो आंसर। फिर भी अगर एक आध क्वेश्चन में कोई कैरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन ये बातें ध्यान रहे कि पहले आप श्योर होंगे कि आप सही हैं, तब ऐसा मनमानी नहीं करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि सर का हर क्वेश्चन में उनको डाउट रहता है। हम आपको बता दें कि हम कोई भी टीचर्स है तो वो टीचर्स है, इसलिए हर क्वेश्चन में डाउट का कोई सवाल ही नहीं होता है। 50 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि मे बी पॉसिबल कि कहीं इधर उधर हो, तो आप पहले श्योर हो लेंगे तब इसके बाद हमें बताएंगे कि सर ये वाला इसमें दिक्कत है, ठीक है। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये डाउट करना कि हर क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है या हर क्वेश्चन में सर ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ नहीं। पहले आप श्योर कर होंगे तब जा कर के कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चंस गलत है या इसमें दिक्कत है, कन्फ्यूज़न है, जो भी आप कह सकते हैं। हमने अपने हिसाब से पूरी तरह से एक्यूरेसी बरती हुई है और एक्यूरेट है भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एज वेल एज लिसनिंग द वीडियोज़। प्लीज़ शेयर टू द अदर स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक भी कर सकते हैं, बाकी तो आप सब्सक्राइब और लाइक ये बहुत सारे बच्चों ने किया, बहुत लोगों ने नहीं किया। तो अगले जो 1 से 50 तक क्वेश्चंस हैं वो हम लेकर के आएंगे जल्दी ही, ठीक है। तो इससे आपको पेपर का आइडिया भी लग जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पिंग होंगे। एज़ यूजुअल मे भी पॉसिबल किया जाए और दूसरे बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो कर सके। पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे, एक बार में नहीं समझ में आता तो दोबारा भी आप देखिए, ठीक है। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जब तक ले एक क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ जाता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार देखने से आ जाए, दोबारा ज़रूरत पड़े दोबारा भी देखिए। बाकी बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज वेल एज वॉचिंग द वीडियोज़। हैव अ नाइस डे।